ज़्यादा प्यास, ज़्यादा भूख, ज़्यादा पेशाब आना, अगर ये 3 मेन सिम्पटम हैं और सब कुछ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हो जाए, मीन्स जब से ये सिम्पटम्स नोटिस किया हो और अचानक से वो यूजुअली इमरजेंसी में या आईसीयू में प्रेजेंट करते हैं। 60 से 70% टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को मालूम ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है। इसमें जागरूकता बहुत बड़ा बचाव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क कैंडिडेट्स होते हैं, हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। हाई रिस्क वो हो गए जिनके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, जिनका वजन एक मात्रा से ज़्यादा है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, मैं पढ़ रहा था कि उनको प्री डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ और उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल से इसको ठीक कर लिया, रिवर्स कर लिया। डायबिटीज़ कितनी सीमाओं तक जो है वो रिवर्स हो सकता है अगर डायग्नोज हो गया? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। डायबिटीज़ आज सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि एक एपिडेमिक बन चुकी है कहा जाए तो। 2024 तक भारत में लगभग 9 करोड़ लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त थे, जो दुनिया में अभी हमारी रैंकिंग है वो दूसरे स्थान पर है। एक बड़ी आबादी ऐसी है जो सिर्फ उसको डायबिटीज़ है लेकिन वो अनजान है। सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी इस समय तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसे एक मेडिकल टर्म में ट्विन एपिडेमिक में कई जगह कहा जा रहा है। आज हमारे साथ हैं फोर्टिस नोएडा के एंडोक्रोनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश प्रसाद, जिनसे हम जानेंगे कि इसके डायग्नोसिस, इसके बेसिक केयर की बातें समझेंगे डायबिटीज़ की। नमस्कार सर। नमस्कार। डायबिटीज़ मतलब जो हम आम दिनचर्या में सबसे आम फहम बीमारी जो गांव से लेकर के शहर तक बहुत लोग, सबको पता है लगभग, जो इसके बारे में बारीकी से नहीं जानते कि शुगर हो गया है। और इसकी सबसे पहली बचपन में हम लोगों को ये मिलता है कि ज़्यादा चीनी मत खाओ, शुगर हो जाता है। डायबिटीज़ क्या है और चीनी खाना और इससे जुड़े जो लिंक हैं, जो हमारे समाज में इससे इसकी भ्रांतियाँ हैं, ये अगर बता सकें बीमारी को एक्सप्लेन करते हुए। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल एक लिमिट के मात्रा से ऊपर चला जाए। जैसे हम लोग कहते हैं, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर मीन्स भूखे पेट ब्लड शुगर की जांच की जाए और वो 126 से ऊपर हो, या खाने के 2 घंटे बाद शुगर की जांच की जाए वो 140 से ऊपर हो, या 3 महीने का एवरेज चेक किया जाए वो 6.5, जिसे हम HbA1c भी कहते हैं, वो 6.5 से ऊपर हो, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम देन डायबिटीज़ कहते हैं। अब जैसे आपको दूसरा सवाल था, डायबिटीज़ बहुत भ्रांतियों के होते हैं। सबसे कॉमन जो भ्रांति है, जो टाइप है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें आनुवांशिक और लाइफस्टाइल ये दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है डायबिटीज अच्छा। को बनाने के लिए। एक दूसरी किस्म की डायबिटीज़ होती है जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, वो मेनली आनुवांशिक होती है, जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होती है। जबकि टाइप 2 जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होती है, बट उसको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करता है, तभी वो डायबिटीज़ सामने होती है। और भी अलग किस्म के डायबिटीज़ होते हैं, जैसे जो प्रेगनेंसी में देखी जाए, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। फिर सेकेंडरी डायबिटीज़ होती है, जैसे पैनक्रियाज के कारण हो गई, हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण हो गई। आजकल टाइप 5 और टाइप 5 डायबिटीज़ को बहुत चर्चा में है। ये मेनली टाइप 5 डायबिटीज़ जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जिनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो, उनमें देखा जाता है। इसे माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मिलाइटिस पहले कहा जाता था। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जो हमारे समाज में क्या ये प्रेवलेंट है। हाइपोग्लाइसेमिक होती है? हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें शुगर लो हो जाता नहीं है। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन से कमी और ये जो टाइप 5 डायबिटीज़ है। उसमें हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी डायबिटीज़ मतलब शुगर ज़्यादा होना, चाहे वो उसके अन्य कारण है। एक जो कारण है जिसे टाइप 5 डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें जो खाने की माल न्यूट्रिशन के कारण मसल मास की इतनी कमी होती है कि वो जो नॉर्मल खाना होता है उसको आप मसल के रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म में रेगुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए वो ब्लड में सामने आ जाता है, जिसे डायबिटिक कहा जाता है। और जेनेटिक में क्या सिम्टम्स होते हैं सर, और जो नॉन जेनेटिक है वो?
जेनेटिक डायबिटीज़ जो टिपिकली टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, वो अचानक से प्रेजेंट करती है। उसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो कुछ समय के लिए होते हैं, वो होते हैं खूब प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना और ज़्यादा भूख लगना। तो 3, ज़्यादा प्यास, ज़्यादा भूख, ज़्यादा पेशाब आना, अगर ये 3 मेन सिम्टम हैं और सब कुछ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हो जाए, मीन्स जब से ये सिम्टम्स नोटिस किया हो और अचानक से वो यूजुअली इमरजेंसी में या आईसीयू में प्रेजेंट करते हैं। एक कंडीशन होती है जिसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। तो टाइप 1 डायबिटिक जो आनुवांशिक होता है, उनमें मुख्य 3 सिम्टम्स होते हैं और उनका प्रेजेंटेशन बहुत शॉर्ट होता है। ये दूसरी चीज़ है कि ये यंगर जनरेशन में लेस देन 20 ईयर्स में बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। सो लेस देन 20 ईयर्स, 3 मेन सिम्टम्स एंड रैपिड प्रेजेंटेशन। ये एक्यूट होता है, यूजुअली स्टार्ट प्रेजेंस लाइक एक्यूट सिम्टम। लेकिन अगर ये इसके सिम्टम्स आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि लेट सिग्नल है ये। सिम्टम्स आ गए, एक्चुअली ये 3 सिम्टम्स है, जिसे प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, यूरिनेशन ज़्यादा होना। उसमें ये कॉमन सिम्टम है, उसमें ज़्यादा आदमी ध्यान देता नहीं हो कि ठीक है गर्मी, मौसम चेंज हो गया होगा, 2 ग्लास ज़्यादा पानी पी लिया, आज काम ज़्यादा कर लिया होगा, 2 चपाती ज़्यादा खा ली। सो इन चीज़ों पे ये 3 ऐसे सिम्टम हैं जो बहुत जनरल से सिम्टम है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान जाता नहीं, इसलिए काफ़ी बार ये लोग मिस कर जाते हैं। और जो दूसरा टाइप 2 है सर? टाइप 2 डायबिटीज़ का 2 जो बेसिक कारण है, वो एक तो आनुवांशिक होगा, साथ में उस पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का असर होगा। सो एक पेशेंट जिसमें जेनेटिक बैकग्राउंड है, जैसे माता पिता डायबिटिक हैं, और उसमें लाइफस्टाइल जैसे खाने की मात्रा, खाने का कंटेंट, एक्सरसाइज की मात्रा, स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस पैटर्न, ये सब अगर डिरेंज्ड होगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल स्टार्ट विथ डायबिटीज़। आजकल यंग जनरेशन मीन्स अबाउट 20-25, दोस आई एम कमिंग अक्रॉस पेशेंट्स जो बहुत यंग हैं और फिर भी उनका शुगर 300-400 रहता है, और जिसका मुख्य कारण उनके लाइफस्टाइल होता है, यंग लोगों के यंग लोगों के। 300 अगर आपका आंकड़ा पहुंच जा रहा है ब्लड शुगर लेवल का, और क्या ऐसा भी हो सकता है तब भी कोई सिम्टम ना दिखे? हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 60 से 70% टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को मालूम ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है। वो तो कई बार हम जब किसी कारणवश वो लोग हॉस्पिटल आते हैं या कोई कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनमें हमें मालूम चलता है कि या जब पेशेंट को कंपनी कोई अटेंडेंट कर रहा है, उनका भी रैंडम ब्लड शुगर करते हैं, तब मालूम चलता है कि इनको भी डायबिटीज़ है। तो 60 से 70% पेशेंट्स को मालूम ही नहीं होता। 30% पेशेंट को अगर उनका घाव कोई हो गया जो नहीं भर रहा हो, बार बार शरीर में फिंसियाँ आ रही हैं, लिंग में इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसी स्थिति में हमें सस्पिशन होना कि इनको डायबिटीज़ हो सकती है, ये बढ़ जाता है। तो अगर किसी को अपनी डायबिटीज़ के बारे में ये सतर्क रहना है, क्योंकि नौजवानों को भी हो रहा है, तो क्या 2 काम कर सकते हैं? एक तो आप अपनी या तो ब्लड शुगर जांच कराइए टाइम से, सालाना कम से कम कराते रहिए एक बार तो, और या आप इन सिम्टम्स के प्रति जो है वो जागरूक रहें। आपको अगर लग रहा है कि प्यास ज़्यादा लग रही है और रात में नींद में, और क्या कर सकते हैं इससे? क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है इसमें तो। इसमें जागरूकता बहुत बड़ा बचाव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क कैंडिडेट्स होते हैं, हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। हाई रिस्क वो हो गए जिनके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, जिनका वजन एक मात्रा से ज़्यादा है, और जिनको कुछ और भी बीमारियां हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो अगर इन सब की बीमारी हैं तो उनको हर साल एक बार अपना नियमित तरीके से शुगर चेक कराना चाहिए। क्लब है बीमारियों का अगर ये क्लब है, इसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। और सर कुछ लोगों को मैंने देखा है, मैं पढ़ रहा था कि उनको प्री डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ और उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल से इसको ठीक कर लिया, रिवर्स कर लिया। डायबिटीज़ कितनी सीमाओं तक जो है वो रिवर्स हो सकता है अगर डायग्नोज हो गया तो? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। ऐसा नहीं होता कि आप रात में से सो के उठें और सुबह डायबिटिक हो जाए।
डायबिटीज़ होने से पहले एक प्री डायबिटीज़ का फेज़ है, जिसका निर्धारित सीमा नहीं है। वो 3 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है। अच्छा। ये निर्भर करता है कि उस प्री डायबिटीज़ के समय में जिसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे पेट के ऊपर फैट का ज़्यादा एकत्रित होना, वज़न बढ़ना, अगर ऐसे सब सिम्पटम्स हैं तो आपको अगर ब्लड शुगर चेक कराएं, उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 110 से 126 के बीच में हो और खाने के बाद वाला शुगर 140 से 200 के बीच में हो, तो संभवतः आप प्री डायबिटिक कैटेगरी में आएंगे और आपको ऐसी स्थिति में अपना कंप्लीट लाइफस्टाइल ओवरऑल और मॉडिफिकेशन करना चाहिए, जिसमें नियमित खाना, एक्सरसाइज, सोना, स्ट्रेस सब पे ध्यान देना चाहिए। प्री प्री डायबिटिक में दवाएं चलती हैं कि नहीं? प्री डायबिटीज़ में हाँ, दवाएं होती हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको, स्पेशली लड़कियों के लिए जिनको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स भी हों प्री डायबिटीज़ के साथ, उनमें हाँ हम दवाइयाँ देते हैं। बट बाय एंड लार्ज प्री डायबिटीज़ को हम सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ट्रीट करते हैं, जिसमें जैसे आपको जैसे खाने के बारे में बताया जाए तो 1400 कैलोरी के आसपास टोटल डाइट होनी चाहिए, जिसमें मीठा, जैसे आपने शुरू में पूछा था, मीठे की मात्रा बिल्कुल सिंपल कार्ब्स किसी भी फॉर्म में हो, चाहे मिठाई में हो, चाय में शक्कर के रूप में हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये प्री डायबिटीज़ के डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, फाइबर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब खाएं, तो संभवतः हम रिवर्स कर सकते हैं। सर, शुगर के बारे में अभी जैसे नया कहा जा रहा है कि शुगर इज़ अ न्यू पॉइजन, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मीठा खाने का कल्चर जो है सैकड़ों सालों से है। मीठा कितना लिंक है इस डायबिटीज़ से, मीठा खाने की जो शैली है हमारे यहाँ? देखिए, जो मीठा खाने का कल्चर हमारे यहाँ चलता आ रहा है, वो काफ़ी सदियों से चलता आ रहा है। बट उस ज़माने में आदमी एक्सरसाइज भी करता था, इतनी सहूलियतें नहीं थी जो आजकल की स्थिति में है। जैसे गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, मीलों मील चलना पड़ता था, हर चीज़ के लिए पानी लाने के लिए भी कुएं से पानी खींचना पड़ता था, तो मेहनत के बहुत सारे काम होते थे, जिससे उनका जो शुगर खाया होता था वो पच जाता था, वो मेटाबलाइज हो जाता था। आजकल ये है कि आपके शुगर, आप सिंपल शुगर किसी भी मिठाई के फॉर्म में ले रहे हैं, बट आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो जो आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज ली हैं, चूँकि आप उसे स्पेंड नहीं कर रहे, वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं एकत्रित होगी और उसका ओवरऑल मेटाबॉलिक इफेक्ट जो होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डायबिटीज़ के रूप में सामने आएगा। सर, इसके टेस्ट के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि रैंडम ब्लड शुगर से ये पकड़ा जाता है, लेकिन एक मेरे कलीग हैं वो बता रहे थे कि वो रैंडम ब्लड शुगर की टेस्ट उन्होंने कराया एक बार, और उसके पहले उनको भूख बहुत लगी हुई थी, उसके 3-4 घंटे पहले, और उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद कराया। पेट भर खाना खाने के बाद भी उनका ब्लड शुगर कम ही आया, मतलब 100 से कम आया खाना खाने के बाद भी। तो ऐसा क्या संभव है, और कौन सी जांच है जो आप बता सकेंगे कि ये आदमी सेल्फ केयर के तौर पे ये करा सकता है? आरबीएस क्या एक्यूरेट है उतना? रैंडम ब्लड शुगर जब हम ग्लूकोमीटर से करते हैं, उसमें 10 to 15% जो रियल वैल्यू प्लाज्मा से करते हैं उससे बढ़ा हुआ आता है। और हमें एक्यूरेट रैंडम ब्लड शुगर करने के लिए प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज करना चाहिए, जिसे आप ब्लड जाके दें लैब में और उससे जांच की जाए। जो ग्लूकोमीटर से करते हैं उसमें 10 का एरर आता है, और अगर ये वैल्यू 200 से ऊपर है रैंडम ब्लड शुगर की, चाहे आपने खाया हो नहीं खाया हो, खाने के 10 मिनट बाद करें, खाने के आधे घंटे बाद करें, ऐसी स्थिति में ये डायबिटिक कहलाएगा। 200 कट ऑफ वैल्यू है, अगर 200 से नीचे है और 140 के अंदर है उसे प्री डायबिटीज़ कहेंगे, और 140 के नीचे रहेगा उसे नॉर्मल कहेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है कि अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी पेशेंट का या किसी इंसान का ब्लड शुगर 98 आ गया खाने के एग्जैक्ट 2 घंटे बाद,
ये वो पेशेंट हैं जिनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक शुरुआती स्टेज होती है डायबिटीज़ की, जो प्री डायबिटीज़ से भी पहले होती है, जिसे स्टेज ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। इस स्टेज में खाने के तुरंत बाद शुगर का नॉर्मल से लो हो जाना बहुत कॉमन है। सो अगर आप वैल्यूज़ खाने के बाद वाली क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पेनक्रियास। पैनक्रियास ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और वो ब्लड के शुगर के बहुत कम कर देता है। तो स्टेज ऑफ हाइपर इंसुलिनिया तब होगा जब आपका रैंडम ब्लड शुगर बार बार खाने के बाद भी 98, 95, 85 ऐसा आना हो जाए। सर टाइप 1 में कैसे एक्ट करता है पेनक्रियास? टाइप 1 में क्या इंसुलिन बिल्कुल भी सिक्रीट नहीं करता वो? टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अच्छा अच्छा। तो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो पैनक्रियास के बीटा सेल्स को ख़त्म कर देती हैं। और बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाना। चूँकि वो पैनक्रियास के बीटा सेल्स को टोटली ख़त्म कर देती हैं, शरीर में इंसुलिन की एक्यूट कमी होती है और ये शुगर के माध्यम से मैनिफेस्ट करता है। इसलिए आपने बताया कि अचानक से सिम्टम्स उसके आ सकते हैं, जबकि टाइप 2 में पेनक्रियास में वो सेल पूरी तरह डैमेज नहीं हुए होते। टाइप 2 डायबिटीज़ में पैनक्रियास में सेल ओवरलोडेड होते हैं। मतलब सेल्स हैव टू वर्क मोर टू कंज्यूम ग्लूकोज, बिकॉज आपका जो फैट आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज लेके फैट इकट्ठा किया है, वो फैट पैनक्रियास को अच्छे से काम नहीं करने देता। और जो उनसे इंसुलिन निकलता है, तो इंसुलिन एक टिश्यू लेवल पे भी काम नहीं कर पाता, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बीटा सेल डिसफंक्शन भी होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। अच्छा, और सर इन दोनों बीमारियों से, जैसे बहुत लोग हैं जिनको 15 साल से 20 साल से डायबिटीज़ हैं, वो मैनेज किए हुए हैं। कुछ लोग ऐसा है कि जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ, उसके साथ साथ दूसरी बीमारियां भी शुरू हो गई। कुछ मैं पढ़ रहा था कि इससे किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, और कौन कौन, क्योंकि दिखने में तो बहुत सामान्य है, लोग इतना ज़्यादा आम फहम बीमारी है ये, लेकिन इसके खतरे बहुत बड़े हैं। तो अमूमन लोग इसके खतरों से अनजान हैं। कौन कौन से सर इसके जोखिम हैं इस बीमारियों से होने वाले, किस किस अंग पे? डायबिटीज़ शुरुआती स्टेज में किसी अंग पे असर करे ऐसा कॉमनली नहीं देखा गया है। बट एक लंबे समय, यूजुअली 10 साल के गैप में, अगर 10 साल शुगर अनकंट्रोल चलती रहे तो उसका असर विभिन्न अंगों पे देखा जाता है, जिन्हें हम माइक्रो एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, जिनमें से किडनी, नस और आँख माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आती है। हार्ट, ब्रेन और पेरिफेरल वेसल्स जैसे पैरों के बड़े वेसल्स, वो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। और ये यूजुअली 8 से 10 साल डायबिटीज़ के अनकंट्रोल स्थिति में देखा जाता है। ये शुरुआती स्टेज में भी हो सकता है, अगर डायबिटीज़ ज़्यादा हो, अनकंट्रोल्ड हो, आनुवांशिक हो, फैमिली हिस्ट्री हो, वो सब फैक्टर्स अलग हैं। साथ में ये भी देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, साथ में हो, तो इन कॉम्प्लिकेशंस के होने की संभावना बढ़ जाती है, डबल ट्रिपल हो जाती है। किडनी पेशेंट्स में मैं देखता हूँ सर कि अगर आंकड़ा जुटाया जाए 100 किडनी के मरीजों का, तो 80 पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ से या ब्लड प्रेशर से उनकी किडनियाँ ख़राब हुई हैं। किडनी को कैसे परेशान करता है सर डायबिटीज़ से? कितना सावधान रहना चाहिए किडनी के? डायबिटिक पेशेंट्स जो किडनी फेलियर से प्रेजेंट करते हैं, वो ओवरऑल 1/3 ऑफ टोटल किडनी फेलियर के कॉजेज में आता है। अच्छा। तो हर डायबिटिक पेशेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ कंट्रोल करना, और डायबिटीज़ कंट्रोल रखते हुए ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, तो चांसेस हैं कि वो अपनी किडनी को लंबे समय तक बचा सकेंगे। और साथ में कुछ मेडिसिन्स ऐसे हैं जो हर डायबिटिक को शुरुआती स्टेज में दी जाए, तो चांसेस हैं कि उनकी किडनी लंबे समय तक डायबिटीज़ का असर उन किडनीज पे नहीं होगा। सर हमने बात की कि मोटापा भी एक कारण होता है, क्या मानसिक तनाव से भी डायबिटीज़ हो सकता है किसी को? आजकल जो मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, यंग जो बच्चे हैं
एक तो लाइफस्टाइल है, दूसरा उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस लेवल, खाने का कोई टाइम नहीं, सोने का कोई टाइम नहीं, चौबीसों घंटे वर्क, या जो स्टूडेंट है वो चौबीसों घंटे पढ़ाई, मूवमेंट ज़ीरो है और 100% स्ट्रेस है। सो जो एक बहुत मेजर फैक्टर है यंग पेशेंट्स में डायबिटीज़ का, और न सिर्फ डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्ट्रेस उनका जो थॉट प्रोसेस है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, हम सर ट्रीटमेंट पे अगर आएँ तो इंसुलिन के अलावा जो दवाइयाँ हैं उनके अलावा और क्या मैनेजमेंट है डायबिटीज़ का? डायबिटीज़ डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायबिटीज़ मैनेज कर रहे हैं। अगर टाइप 1 डायबिटिक है जिसमें जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, जिसके के बारे में मैंने बताया, ऑटो एंटीबॉडीज़ होते हैं इंसुलिन के खिलाफ, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही माध्यम है। जबकि जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में डायबिटीज़ के, शुरुआती स्टेज में है, लेट स्टेज में है। लेट मीन्स उसके कितने अंग इन्वॉल्व हो गए हैं, कितने समय से वो डायबिटिक है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए या तो हम टैबलेट लिखते हैं, या इंसुलिन लिखते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ टैबलेट एंड इंसुलिन लिखते हैं। किसी को मैंने ये भी सुना सर कि अचानक शुगर लो हो जाती है पेशेंट्स की, रात में शुगर लो हो गई तो उन्हें कुछ मीठा खाना पड़ा। ये स्थिति कब उसमें आती है, किस कंडीशन में? जब भी दवाई रेगुलेट ना की जाए, चाहे वो इंसुलिन हो या टैबलेट्स हो, अगर वो रेगुलेटेड तरीके से नहीं दी जाए तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस, इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कॉमन कारण है हाइपोग्लाइसीमिया का वो है खाना स्किप कर जाना। दवाई तो अच्छा। आपने टाइम पे ले ली बट खाना खाया नहीं, खाना टाइम पे नहीं खाना, लेट खाना। और जो तीसरा कॉमन कारण है, जैसे आप यूजुअली उस दवाई के साथ 2 या 3 रोटी खाते हो, उस दिन आपने एक ही रोटी खाई, मतलब तो कम खाया, लेट खाया, नहीं खाया। दोनों का तालमेल होना चाहिए, खाने और दवाई का। तभी आप चांस इस हाइपोग्लाइसीमिया से बच सकते हो। मतलब आपने ग्लाइसेमिक फूड कुछ लिया है, रोटी ली है, सब्जी ली है, तो और इधर से आपने शुगर कम करने की दवा भी ली है, तो शुगर ऑलरेडी कम खाया होगा आपने, तो दवा से और कम हो जाता कम होगा। हो जाएगा, बिल्कुल जी। क्या सर इंटरमिटेंट फास्टिंग और केटो फास्टिंग जैसी चीज़ें आ रही हैं आजकल, ये कुछ फ़ायदा करती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को? ये वेट लॉस में इस तरह से मदद करती हैं। हाँ, साथ में ये भी बता दीजिएगा कि वेट लॉस में कितना मदद करते हैं, वेट लॉस डायबिटीज़ में कितना फ़ायदेमंद होता है? तो बेसिकली कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रचलन वेट लॉस के चलते हुआ, और ये वेट लॉस में मदद करती हैं। वेट लॉस में 3 कंपोनेंट होते हैं: लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ फैट, लॉस ऑफ मसल्स। सो जब आप कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाते हो तो चांसेस है कि आप अपना वाटर कंपोनेंट और मसल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी कम कर लोगे, जबकि फैट कंपोनेंट जो कम होना चाहिए एक्चुअली वो ज़्यादातर वहीं रहता है या बहुत कम मात्रा में कम होता है। तो डायबिटिक पेशेंट अगर कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाएंगे तो बहुत संभावना है, पहला तो कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, वो हो, उसकी संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, उनका जो मसल मास चाहिए जिसे कैलोरी कंजम्पशन होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। तो सार्कोपेनिक भी हो जाते हैं और हाइपोग्लाइसीमिक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर ये नॉर्मल खाएं बगैर कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग के, थोड़ा खाएं, थोड़ी देर में खाएं, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली वेट लॉस भी होगा, और टाइमली एक्सरसाइज करें, उसका भी, उससे सार्कोपेनिक होने की, जैसे मसल लॉस होने की संभावना कम हो जाएगी। सर आपने ये बताया, मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि क्या डायबिटीज़ से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है? 2 गुना। कैसे? हार्ट की सारी आर्टरीज को चोक करना, हार्ट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज सारी आर्टरीज ब्लॉक कर देता है, हार्ट के मसल्स के फंक्शंस को कम कर देता है, और हार्ट के रिदम को भी फ़र्क करता है। साथ में हार्ट के ऊपर जो पानी का, जो ब्लड का ओवरलोड है,
उसको भी इफेक्ट करता है. सो इट कैन कॉज कोरोनरी आर्टरी डिजीज लीडिंग टू हार्ट अटैक. इट कैन कॉज हार्ट फेलियर एंड इट कैन कॉज dilated myocardium और माइक्रोएंजियोपैथी, जिससे ओवरऑल जो हार्ट का फंक्शन है वो खत्म हो जिसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं आप, वो भी हो सकता है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. अच्छा, और क्या सर, एक जो हमारे आसपास जब कोई बीमारी रहती है तो उसके इर्द गिर्द एक मार्केट भी तैयार होता है, इसी डायबिटीज़ के साथ मार्केट है शुगर फ्री का, वो कितने सेफ रहते हैं? शुगर फ्री एस्पार्ट अलग अलग किस्म के होते हैं. ये ऑल्टरनेटिव्स होते हैं मीठे के, सिंपल शुगर के, जो आपको सेंसेशन तो शुगर का देंगे बट इनमें कैलोरीज नहीं होगी. दैट्स व्हाई इनको शुगर फ्री कहा जाता है कि कैलोरीज लेस, टेस्ट बट को आप शुगर की तरह स्टिमुलेट कर सकें. बट ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कॉमनेस्ट जो होता है वो एस्पार्टमिन होता है. सेकेंड कॉमनेस्ट होता है सुक्रोलोज. एस्पार्टमिन के बारे में कहा जाता है कि लंबे समय तक कंज्यूम करेंगे तो बहुत संभावना है कि देयर इज नो स्टडीज, नो डेटा, बट संभावना, पॉसिबिलिटी बनाती है, बताया जाता है कि ये प्री कैंसरस कंडीशंस कॉज कर सकता है. जबकि जो सेफर शुगर फ्री और ऑल्टरनेटिव स्वीटनेस जिसे सुक्रोलोज कहते हैं, उसमें ये प्री कैंसरस कंडीशंस कॉज करने की संभावना कम होती है. आपके सर ओपीडी करते हुए ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को, प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया हो डाइट मॉडिफिकेशन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से? कुछ बताना चाहें अगर आप, कितने दिनों में कोई अगर केस स्टडी अगर बताना चाहें? सबसे पहले जो भी प्री डायबिटिक पेशेंट अपने प्री डायबिटीज़ कंडीशन को रिवर्स करना चाहता है, उसे ये बताना ज़रूरी है कि ये कोई टाइम लाइन नहीं है कि आपने 2 महीने में सब कुछ करके दिखाना है या 3 महीने में सब कुछ करके दिखाना है. इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. इसमें 10 से 15% आपको टोटल बॉडी फैट लॉस करना होता है ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1.5 ईयर. सो आप जब ग्रेजुअली 15% आपका बॉडी फैट चला जाए, जबकि मसल वहीं का वहीं रहे, तो चांसेस हैं कि आप रिवर्स कर लोगे डायबिटीज़ को. और ये तभी जाएगा जब आप नियमित तरीके से एक्सरसाइज करो, जिसमें एरोबिक हो, वेट ट्रेनिंग हो, बैलेंस डाइट खाओ, मसल मास इंक्रीज करो और फैट ग्रेजुअली कम करो. कई लोगों को सर इंसुलिन से तो डर लगता होगा, जब आपके सामने पहले आप डायग्नोज करते होंगे कि आपको ये इंसुलिन आज से या कल से लेनी है. इस डर को आप कैसे दूर करते हैं? क्योंकि लगता तो है वो एक तरह का रोज इंजेक्शन लेना. 90% ऑफ पेशेंट्स आर स्केर्ड ऑफ इंसुलिन. उनको समझाना, बार बार कन्विंस करना, काउंसल करना, ये एक प्रक्रिया है. बट जो सबसे सिंपलेस्ट प्रक्रिया है वो है कि फर्स्ट यूनिट ऑफ इंसुलिन अगर डॉक्टर अपने हाथ से पेशेंट को लगाए, अपने हाथ से समझाए उनको, तो बहुत संभावना है दैट कॉन्फिडेंस ऑफ यूजिंग इंसुलिन कम्स. जब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो डर, भय वो खत्म हो जाता है. तो अगर डॉक्टर खुद से 1 यूनिट, आधा यूनिट डमी पेन से वो नॉर्मल सलाइन इंजेक्शन कैसे भी लगा के उनको समझाए, उससे उनका डर, नीडल्स का, बेसिकली ये जो डर होता है वो नीडल्स का होता है, वो नीडल्स खत्म हो जाते हैं. क्योंकि नीडल्स का साइज इनका 4 से 6 mm का होता है, बहुत कम फाइन नीडल्स होती हैं, और इनका जो थिकनेस है 31 to 32 गॉज होता है, जो कि बहुत ही फाइन होता है, विच इज़ वर्चुअली पेनलेस नीडल्स. और अगर टाइम से डायबिटीज़ को मैनेज किया जाए इंसुलिन, डाइट और एक्सरसाइज करके, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके लाइफ स्पैन पे और आपको जो डिजीज़ से मुश्किलें होती हैं? डायबिटीज़ को अगर नियमित तरीके से, अच्छे से, शुरुआती स्टेज में, अगर एक डायबिटिक पेशेंट है, 10 साल बाद उसके मन में एक वो जागी कि नहीं, मैं अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखूँगा. ठीक है, अच्छी बात है, कंट्रोल कर ले, बट उससे जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे इन्फेक्शंस वगैरह वो कम हो जाएंगे. बट जो डैमेज हो चुका है वो तो वैसे ही रहेगा. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर डायबिटिक पेशेंट अपने डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के शुरुआती स्टेज में
which is from the day of diagnosis, within 5 years of diagnosis, शुगर 99% कंट्रोल रखे तो बहुत संभावना है कि उसको लंबे समय में कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ नहीं होंगे। इस बातचीत से मुझे तो यही लग रहा है कि ट्रीटमेंट और इसकी जो सिम्टम्स है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस ही है। डायग्नोसिस, टाइमली ट्रीटमेंट, टाइमली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सबका इम्पोर्टेंट रोल है। तो सर आपसे बातचीत करके यही लगा कि अगर आप जागरूक हैं तो डायबिटीज़ आपका बहुत कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए आपको इन सिम्टम्स को, और अगर डायबिटीज़ है तो ये केयर करके आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारी बातचीत डायबिटीज़ को लेकर। एक ऐसी बीमारी जो दिखती मामूली है लेकिन सही समय पर ना संभाली जाए तो शरीर के हर हिस्से को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर राकेश प्रसाद से हमने बातें की जो याद दिलाती हैं कि डायबिटीज़ को लेकर डरने की नहीं, समझदारी और जागरूकता की ज़रूरत है। डायबिटीज़ को हराया जा सकता है दवा, परहेज़ और सही दिनचर्या से। अगर इस बातचीत से आपको कोई भी जानकारी नई लगी हो या आपने कुछ सीखा हो तो इसे ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों, अपने परिवारों के बीच, उनके साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। शुक्रिया।